मोगली ने एक विशाल सांप की केंचुली उठाई और उसे बड़े गौर से देखने लगा। बचपन से जंगल में पला बड़ा होने के कारण वह इस अनजान प्राणी से बेहद आकर्षित था। यह भोजन जैसा नहीं लगता था, इसलिए उसने इसे जमीन पर फेंक दिया और जंगल की ओर आगे बढ़ गया। किसी को पता नहीं था कि इस जंगल के अंदर अनजान प्राणी छिपे हो सकते हैं और मोगली पूरी तरह अनजान था कि वह एक विशालकाय प्राणी का भोजन बनने वाला है। वो एक बहुत पुराने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। चारों ओर का माहौल बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। तभी अचानक उसके सामने कई मीटर लंबा एक विशाल अजगर आ जाता है। वह अजगर धीरे धीरे और आत्मविश्वास के साथ नन्हे मोगली के करीब आता है और इंसानी आवाज में उससे बात करने लगता है। तुम जंगल की इतनी गहराई में क्या कर रहे हो? मोगली ने कहा कि यह मेरा घर है। फिर अजगर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम असल में क्या हो? अजगर दावा करता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वह उसे उसके बचपन की यादें दिखा सकता है। वह अपनी सम्मोहक आंखों से मोगली को घूरने लगता है, जिससे मोगली धीरे धीरे होश खोने लगता है। अजगर की आंखों के जरिए वह खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है। कई साल पहले एक पिता और उनका नन्हा बेटा मोगली बारिश से बचने के लिए एक गहरी गुफा में शरण लेते हैं। पिता ने अभी आग जलाई ही थी कि गुफा के मुहाने पर एक खूंखार टाइगर दिखाई दिया, जो जंगल का राजा शेर खान था। आदमी ने जलती हुई मशाल उठाकर शेर खान को डराने की कोशिश की, लेकिन शेर खान बिल्कुल नहीं डरा। उसने एक ही झपट्टे में आदमी की जान ले ली। लड़ाई के दौरान मशाल की आग से शेर खान की आंख जल गई। दर्द से कराहते हुए वह गुफा से भाग गया और वह छोटा बच्चा मोगली वहां अकेला रह गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जब मोगली उस अंधेरी गुफा से बाहर निकला तो उसके सामने एक शक्तिशाली काला तेंदुआ बघीरा आया। वह धीरे धीरे इस नन्हे इंसान के करीब पहुंचा। मोगली डरा नहीं, बल्कि उसने बघीरा के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ऊपर से खूंखार दिखने वाला यह तेंदुआ असल में बहुत दयालु निकला। उसने बच्चे को भेड़ियों के झुंड को सौंप दिया। वह जानता था कि केवल एक शक्तिशाली भेड़िया परिवार ही इस बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। समय बीतता गया और मोगली भेड़ियों की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसने जंगल के तौर तरीके सीख लिए, जानवरों की भाषा समझ ली और उसकी हर हरकत एक भेड़िए जैसी हो गई। वह काला तेंदुआ भी उसका गुरु बन गया। उसने उसे सिखाया कि जंगल में जीवित कैसे रहना है और कदम कदम पर उसके बड़े होने में साथ दिया। जल्द ही जंगल में सूखे का मौसम आ गया। जंगल की आखिरी झील का पानी भी खत्म होने वाला था। इसका मतलब था कि अब शांति काल शुरू हो चुका है। जंगल के सभी जानवरों को इसके नियमों का पालन करना होता था। सूखे के दौरान झील पर पानी पीने आए किसी भी जानवर का शिकार करना सख्त मना था। इस तनावपूर्ण समय में पानी भोजन से भी ज्यादा जरूरी था। सैकड़ों जानवर झील के किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन केवल मोगली ही कछुए के खोल का उपयोग पानी भरने के लिए करता है। उसके इस अजीब व्यवहार ने सभी जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इंसानों और जानवरों के बीच अंतर यही है कि इंसान बुद्धिमान होते हैं और औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भेड़िए राजा अकीला उसे ऐसा करने से रोकता है। उसे डर है कि इससे वह जानवरों से अलग हो जाएगा। भेड़ियों का राजा उसे अपने झुंड के एक सदस्य के रूप में पालना चाहता है। वह कहता है, हम तुम्हें एक शानदार भेड़िया बनाएंगे। मोगली एक भेड़िए की तरह ऊ भी करके दिखाता है। तभी अचानक वातावरण में एक भयानक तनाव छा जाता है, जिससे सभी जानवर डर जाते हैं। भेड़िए राजा ने तुरंत मोगली को अपने पीछे छिप जाने को कहा। खूंखार शेर खान उनके पास आया, जो पहले ही इंसान की गंध सूंघ चुका था। वह भेड़ियों के राजा को धमकी देता है कि वह उस इंसान को उसके हवाले कर दे, लेकिन भेड़ियों का राजा इस अहंकारी शेर के सामने झुकने से इनकार कर देता है। वह कहता है, मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है शेर खान। शेर खान उपहास करते हुए कहता है, मोगली तुमने उसे नाम भी दे दिया? कब से जंगल में इंसानों को पाला जाने लगा? भेड़िया राजा जवाब देता है, वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। शेर खान अपने चेहरे के घाव दिखाते हुए कहता है, क्या मेरा चेहरा तुम्हें याद नहीं दिलाता कि एक बड़ा इंसान क्या कर सकता है? भेड़िया माँ रक्षा गुस्से में कहती है, तुमने कभी जंगल के कानून को नहीं माना। यह बच्चा मेरा है। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। जलते हुए जानवर। खूंखार शेर खान चेतावनी देते हुए चला जाता है कि जब बारिश का मौसम आएगा तब उस बच्चे की मौत तय है। वह पूछता है, खुद से पूछो, एक इंसान के बच्चे के लिए तुम कितनी जानें दांव पर लगाओगे? जल्द ही बारिश का मौसम आ जाता है। झील फिर से भर जाती है, लेकिन शांति का समय काल खत्म होने वाला है। भेड़िया राजा जानता है कि शेर खान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वह झुंड के एल्डर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाता है। मुद्दा यह है, क्या उन्हें एक इंसान के लिए शेर से लड़ना चाहिए? झुंड में मतभेद पैदा हो जाते हैं। मोगली को भी एहसास होता है कि उसकी वजह से पूरा झुंड खतरे में है, इसलिए उसने अकेले झुंड छोड़ देने का फैसला किया। गहरी सोच विचार के बाद बघीरा ने फैसला किया कि मोगली की सुरक्षा के लिए उसे वापस इंसानों के पास भेजना ही सही होगा। आखिरकार मोगली को भेड़िए झुंड के पास वह खुद ही लाया था। भेड़िया माँ रक्षा, जिसने मोगली को अपने हाथों से पाला था, उसने कहा कि वह मेरा बच्चा है। लेकिन अब मोगली के जाने का समय आ चुका था। रक्षा मोगली को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसे भारी मन से विदाई देनी पड़ती है। उसने मोगली से कहा कि तुम चाहे कहीं भी जाओ या लोग तुम्हें कुछ भी कहें, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। अपने परिवार से भावुक विदाई
के बाद मोगली इंसानों की बस्ती की तलाश में बघीरा के साथ निकल पड़ता है। वे एक साथ विशाल झरनों और ऊंची चट्टानों को पार करते हैं और रास्ते के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ विशाल हाथी मिलते हैं। बघीरा मोगली को उनके सामने झुककर सम्मान देने के लिए कहता है, क्योंकि जंगल के नियमों में हाथियों को ही जंगल का निर्माता माना जाता है। वे प्रकृति के देवता के समान पूजनीय हैं। कोई भी प्राणी जो उनसे मिलता है उसे श्रद्धा से घुटने टेकने चाहिए। हाथियों के जाने के बाद वे अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं। मोगली का मन अब भी अपने भेड़िया परिवार और पुराने घर की यादों से भरा है। वह जानता है कि वह एक इंसान है, फिर भी वह जंगल को ही अपना घर मानता है। तभी अचानक बघीरा रुक गया और मोगली को तुरंत जमीन पर लेटने का आदेश दिया, मगर मोगली अभी भी अपने आंतरिक संघर्ष के बारे में बड़बड़ा रहा था। तभी बघीरा बिजली की गति से झपटता है और मोगली को शेर खान के हमले से बचा लेता है। अचानक हुए इस हमले ने मोगली को हक्का बक्का कर दिया। इस नाजुक स्थिति में बघीरा उसे भागने के लिए कहता है। मोगली को बचाने के लिए बघीरा अपनी जान जोखिम में डालकर शेर का ध्यान भटकाता है, लेकिन दोनों की शक्ति में बहुत अंतर था। शेर खान के एक ही वार से बघीरा बेहोश हो जाता है। आजाद होते ही शेर खान तेजी से मोगली का पीछा करने लगता है। शेर खान की रफ्तार बहुत तेज थी और वह मोगली के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक सैकड़ों घबराए हुए भैंसों का झुंड सामने की ओर दौड़ते हुए आया और शेर खान को जमीन पर पटक दिया। आगे एक गहरा और रगड़ पहाड़ी दर्रा था। मोगली बिना सोचे समझे उस गहरी खाई में कूद जाता है। नीचे पहुंचते ही उसे खूंखार भैंसों के झुंड का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह किसी तरह उनके बीच से बच निकलता है। शेर खान भी जल्दी ही वहां पहुंच जाता है और मोगली को देख लेता है। मोगली को पता था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर भैंसों का झुंड हट गया तो वह सीधा शेर खान के जबड़े में होगा। वह हिम्मत जुटाता है और भागती हुई एक भैंस के सींगों को पकड़कर हवा में उछल जाता है। इस अप्रत्याशित सवारी पर सवार होकर वह वहां से निकल गया। इस तरह वह शेर खान की नजरों से ओझल हो गया और पीछे छोड़ गया शेर खान की गुस्से भरी दहाड़ और उसकी हताशा। जल्द ही वह खूंखार शेर खान भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचा और भेड़ियों के राजा से पूछा कि वह लड़का अब कहां है। अकीला ने मासूमियत से कहा कि वह अब अपनों के बीच है। भेड़ियों के राजा को लगा कि मोगली को दूर भेजने से शेर खान उन्हें परेशान करना छोड़ देगा। शेर खान ने कहा कि लड़का चला गया है, इसलिए वह अब शांत है, लेकिन अगले ही पल उसने हमला कर दिया और भेड़िया राजा को मारकर चट्टान से नीचे फेंक दिया। उसने भेड़ियों को चेतावनी दी कि जब तक वह लड़का वापस नहीं मिल जाता तब तक इस इलाके पर उसी का राजत्य होगा। उसने आदेश दिया कि यह खबर फैला दी जाए कि उनके राजा की मौत उसकी वजह से हुई है। शेर खान को यकीन था कि जैसे ही लड़के को पता चलेगा कि जिस जगह वह पला बड़ा है वहां अब शेर खान का कब्जा है, वह खुद जाल में फंसने के लिए वापस आएगा। राजा की मौत के बाद भेड़ियों का झुंड नेतृत्वहीन हो गया और वे उस बाघ का मुकाबला करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर भागने के बाद मोगली जंगली भैंसे की पीठ पर सो गया। जैसे ही वे एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, तेज बारिश ने उसे जगा दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बेहद खतरनाक स्थिति में पाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे असली खतरा नजर आया। भारी बारिश के कारण जमीन धंसने लगी थी। पेड़ एक एक करके गिरने लगे, जिससे आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। घबराए हुए जंगली भैंसे भी पीछे की ओर भागने लगे। तभी ऊपर से भारी मिट्टी और मलबा गिरने लगता है, जिससे मोगली फिसलकर नीचे गिर गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लकीली उसने पानी पर तैरते एक सूखी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया और मौत के चंगुल से बच निकला था। वह उस लकड़ी पर बैठकर पानी के साथ बहता हुआ एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और डर था। उस रहस्यमयी जंगल में उसका सामना अचानक एक विशाल अजगर से होता है, जिसका नाम का था। अजगर इंसानी भाषा में बोला कि मुझे पता है तुम कहां से आए हो। जिस सुनकर मोगली हैरान था। अजगर ने बताया कि ज्यादातर इंसान अपने गांवों में ही रहते हैं, जंगल के अंधेरे से दूर। आग इंसानों की रचना है, यह गर्मी और रोशनी लाती है, लेकिन जो कुछ भी इसके संपर्क में आता है उसे नष्ट भी कर देती है। तभी मोगली अपनी उत्पत्ति का पता चला। हालांकि अजगर उस पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज का जादू चलाता है। अनजाने में वह उसकी सम्मोहक आंखों में खो जाता है, जो उसे गहराई से भ्रमित कर देती हैं और कसकर जकड़ लेती हैं। वह उसे पूरा निगलने की योजना बना रहा था। अजगर धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलता है और उसे एक ही बार में कुरकुरा चबा जाने वाला था, मगर ठीक उसी समय एक आकृति अचानक सामने आती है और मोगली को मौत के पंजों से एक बार फिर बचा लेती है। पता चला कि वह एक विशाल भालू बल्लू है जो सही समय पर आ पहुंचा। उसने अजगर के विशाल शरीर को मजबूती से पकड़ लिया और दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। जब मोगली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसे एक बड़ी सी नाक दिखी, जिससे वह डर के मारे चिल्ला उठा। बल्लू ने उसे तुरंत शांत रहने और न घबराने को कहा कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। बल्लू ने बताया कि वो उसकी गुफा में सुरक्षित है और उसने ही अजगर से उसकी जान बचाई है। तभी मोगली को याद आया कि यही वह अनचाहा भूरा
गोरा भालू है जो उसका रक्षक बना। भालू शायद उतना विनम्र नहीं लग रहा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मोगली सुरक्षित है, वह लगभग मजाकिया लहजे में कहता है कि उसकी मदद कोई मुफ्त का उपहार नहीं थी। उसने तुरंत मोगली से इस एहसान को चुकाने के लिए कहा। वह मोगली को एक खड़ी चट्टान के किनारे ले गया और साफ शब्दों में कहा कि जो उसे चाहिए वह बहुत जटिल नहीं है, उसे बस इस चट्टान पर चढ़ने में मदद करनी है और मधुमक्खियों की निगरानी में चट्टान पर लटके शहद को उतारना है। इसके बाद उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। यह पता चला कि मोगली को बचाने के पीछे बल्लू का असली मकसद उसकी इंसानी चढ़ाई की कला का इस्तेमाल करना था, ताकि वह उस ऊंची चट्टान से शहद निकाल सके जहां तक पहुंचना नामुमकिन था। बल्लू की जिद के आगे मोगली ने बेबसी में उसकी बात मान ली। फिर उसने औजारों के इस्तेमाल के अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सबसे पहले उसने कुछ मजबूत बेलें काटी, फिर एक टहनी तोड़ी और उन बेलों को चट्टान के किनारे पर लपेट दिया। एक माहिर पर्वतारोही की तरह वह ऊंचाई पर चढ़ गया। यह नजारा देखने के लिए जंगल के दूसरे जानवर भी वहां जमा हो गए। मोगली ने अपने बाएं हाथ से बेल को पकड़ा और दाएं हाथ से एक छड़ी की मदद से उस विशाल छत्ते पर वार करना शुरू किया, मगर छत्ता अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहा, जबकि नीचे खड़ा बल्लू उसे ललचाई नजरों से देख रहा था और मोगली का हौसला बढ़ा रहा था कि वह और जोर लगाए। इसी बीच मोगली मधुमक्खियों के डंक से दर्द के मारे कराह उठा। थक हार कर उसने लकड़ी नीचे फेंक दी। बल्लू अब भी एक गुरु की तरह उसे समझा रहा था कि मैं खुद यह कर लेता, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मोगली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बेल के सहारे खुद को हवा में झुलाया और पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से छत्ते पर वार किया। छत्ते का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जो सीधे चट्टान के नीचे खड़े छोटे सुअर के पास जाकर गिरा। मुंह में पानी लिए बल्लू फौरन उस मीठे शहद की दावत उड़ाने लगा। उसने शहद का एक कतरा भी बर्बाद नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उसने सुअर के शरीर पर लगे शहद को भी नहीं छोड़ा था। मोगली गुस्से में बल्लू के पास आता है। उसका पूरा शरीर मधुमक्खियों के काटने से सूज गया था। जब बल्लू को पता चला कि मोगली इंसानों की बस्ती में जाना चाहता है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की और जंगल में ही साथ रहने की विनती की। उसे मोगली की काबिलियत बहुत पसंद आई थी, लेकिन मोगली को अपने गुरु बघीरा की बात याद थी, इसलिए वह इंसानी बस्ती की ओर बढ़ा गया। बल्लू भी उसके साथ चल देता है। रात के समय उन्होंने दूर से इंसानों की बस्ती और वहां जलती हुई रोशनी देखी। अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताने के बाद इंसानों की दुनिया में कदम रखने से पहले मोगली के मन में थोड़ा डर और हिचकिचाहट थी। बल्लू ने उसकी घबराहट को महसूस किया और बड़े प्यार से उसे सांत्वना दी। अगर हम साथ काम करें, सिर्फ हम दोनों, तुम्हारी उन सारी तरकीबों के साथ, तो मुझे लगता है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि सर्दियों से पहले हम कितना शहद इकट्ठा कर सकते हैं। तुम्हारी उन तरकीबों को काम में लाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वह मैं करूंगा, और अगर तुम्हें इसमें मजा नहीं आता है तो मैं खुद तुम्हें उस इंसानी गांव तक छोड़कर आऊंगा। मोगली सर्दियों तक वहीं रुकने के लिए मान जाता है। इसके बाद उन्होंने मोगली द्वारा बनाए गए नए औजारों की मदद से मिलकर काम किया। जल्द ही उन्होंने सर्दियों के लिए पर्याप्त शहद इकट्ठा कर लिया। मोगली को भी यहाँ रुकने के लिए मना लिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बल्लू के साथ रहने के दौरान मोगली ने धीरे धीरे खुद को फिर से खोज लिया था। भेड़ियों के झुंड में उसे सिखाया गया था कि वह अपनी इंसानी तरकीबों का इस्तेमाल न करे, लेकिन यहाँ उसे अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसे अपनी क्षमताओं और तरीकों का सही इस्तेमाल करने दिया गया, जिससे उसने कई तरह के औजार बनाए। इस तरह उसने एक शहद इकट्ठा करने वाले के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने बड़ी कुशलता से बल्लू की मदद की और अधिक छत्ते इकट्ठे किए और हर दिन प्रकृति के उपहारों का आनंद लिया। बल्लू का मोगली पर भरोसा बढ़ता गया और वे बहुत करीबी दोस्त बन गए। मोगली उसकी गोल मटोल पीठ पर बैठकर नदी में मौज मस्ती करता और गाने गा रहा था। शायद भेड़ियों के झुंड को छोड़ने के बाद मोगली के लिए यह सबसे सुकून भरे पल थे। बघीरा मोगली का गुरु बन गया था, जबकि बल्लू उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिससे वह सब कुछ साझा कर सकता था। जब दोनों खुशी खुशी गाने गा रहे थे, तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मोगली तुरंत बल्लू के पीछे छिप गया। उसे लगा कि कहीं वह शेरखान तो नहीं है, लेकिन वहां से बघीरा निकला। अपने प्रिय गुरु को देखकर मोगली दौड़कर उसके पास गया। वह बघीरा को अपनी गुफा में ले गया और बड़े उत्साह से उसे अपने बनाए हुए औजार और शहद का बड़ा भंडार दिखाया। गुफा को शहद से भरा देख बघीरा का चेहरा उतर गया। उसने मोगली को कड़ी फटकार लगाई और दोहराया कि जंगल में इन तरकीबों की अनुमति नहीं है। बल्लू ने सफाई देने की कोशिश की। मोगली सिर्फ सर्दियों के खाने की तैयारी में मेरी मदद कर रहा था। मोगली ने दावा किया कि वह केवल शहद इकट्ठा करने में मदद कर रहा है, लेकिन बघीरा ने सीधे तौर पर कहा, तुम्हें जाना होगा। बघीरा ने मोगली को अगले दिन वापस इंसानी गांव ले जाने का फैसला किया। बहस को बढ़ता देख बल्लू ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सब लोग अब सो जाओ और हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। बघीरा ने मोगली को सख्त निर्देश दिया कि अगली सुबह हम सबसे पहले इंसानी गांव के लिए निकलेंगे। रात होने पर मोगली विलाप की आवाजों से जाग जाता है। वह चुपके से बाहर गया और उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड गुस्से में है। मोगली ने सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाया, जिससे हाथियों का गुस्सा शांत हुआ। मोगली ने करीब जाकर देखा कि एक नन्हा
हाथी गहरे गड्ढे में गिर गया है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरे हाथी असहाय होकर चिल्ला रहे थे। मोगली वापस गुफा में गया और अपनी बनाई हुई लताओं की रस्सियां ले आया। उसने एक बार फिर इंसानी समझ का उपयोग किया और रस्सी का एक सिरा नन्हे हाथी के चारों ओर और दूसरा सिरा एक बड़े हाथी की सूंड से बांध दिया। मोगली की इस युक्ति से नन्हा हाथी गड्ढे से बाहर निकल आता है। बघीरा, जो हमेशा मोगली के इन मानवीय जुगाड़ों के खिलाफ था, यह सब देख रहा था। बघीरा को हमेशा लगता था कि मोगली को जानवरों की तरह रहना चाहिए ताकि वह जंगल का हिस्सा बन सके, लेकिन मोगली को इस तरह हाथियों की मदद करते देख बघीरा को अपनी सोच पर विचार करना पड़ा। हालांकि शेर खान अभी भी मोगली का पीछा कर रहा था। बल्लू ने बघीरा से मोगली को अपने पास रखने की बात की, लेकिन बघीरा ने उसे सच्चाई बताई कि शेर खान उसे मारना चाहता है। उसने मोगली को पालने वाले भेड़िया राजा अकीला को भी मार डाला है और जब तक मोगली उसे मिल नहीं जाता शेर खान रुकने वाला नहीं है। जब बल्लू को शेर खान के खतरे का पता चला तो उसे मोगली की सुरक्षा की चिंता हुई। भारी मन से उसने मोगली से झूठ बोला ताकि वह इंसानों की बस्ती में चला जाए। उसने मोगली से कहा, अब सर्दियां आ रही हैं और अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। लेकिन मोगली रुकना बल्लू के साथ रुकना चाहता था क्योंकि वे सच्चे और पक्के दोस्त हैं। तभी बल्लू ने कहा, नहीं, हम कभी दोस्त नहीं थे। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं समझा। तुमने मुझे शहद दिलाने में मदद की और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मुझे इसे और साफ शब्दों में कहना होगा? मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे आसपास रहो। बल्लू की बातें सुनने के बाद छोटा मोगली दुखी होकर वहां से भाग गया। उसे लगा कि उसकी ईमानदारी का इस्तेमाल किसी ने अपने फायदे के लिए किया है। वह एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और उदास होकर बैठ गया। तभी एक शरारती बंदर उसे परेशान करने आता है। मोगली अभी बहुत गुस्से में था। तभी अचानक अदृश्य हाथों ने उसे ऊपर उठा लिया। फिर बंदरों के एक झुंड ने उसे जंगल में दूर ले जाना शुरू कर दिया। मोगली की चीख सुनकर बघीरा वहां पहुंचा। उसने उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक लंबे हाथ वाले लंगूर ने उसे फुर्ती से छीन लिया। बघीरा बेबसी से उसे दूर ले जाते हुए देखता रह गया था। बल्लू और बघीरा जमीन पर उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन एक नदी ने उनका रास्ता रोक दिया। जब बघीरा उलझन में था तभी बल्लू बिना झिझके नदी में कूद गया, जिसके बाद बघीरा भी नहीं हिचकिचाया और भालू की पीठ पर कूदकर नदी पार कर ली। कुछ ही देर में बंदर मोगली को जंगल से बाहर एक ऊंची चट्टान पर ले आए और पल भर में ऊपर चट्टान पर पटक दिया। बंदर मोगली को चट्टान पर बने प्राचीन मंदिर में ले आए थे। मोगली जब तक संभलता नजारा देखकर दंग रह गया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना महल था जहां हजारों बंदर मौजूद थे। इसी बीच बल्लू और बघीरा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चट्टान की ऊंचाई को देखा। आमतौर पर रौब दिखाने वाला बल्लू अब डर से कांप रहा था। भले ही वह दूसरों का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसका दिल साफ था। वह मोगली को अपना परिवार मानने लगा था। हिम्मत जुटाकर वह बघीरा के साथ ऊपर चढ़ने लगा। पेटू और आलसी होने के बावजूद बल्लू आखिरकार चट्टान पर चढ़ जाता है और बघीरा से कहता है कि मोगली को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। बंदरों के धक्के खाते हुए मोगली महल के अंदर दाखिल होता है। वहां इंसानों की बनाई हुई कई चीजें बिखरी पड़ी थीं। उसे नहीं पता था कि इस महल का असली मालिक कौन है। तभी एक विशाल बालों वाला हाथ मोगली के पीछे से निकलता है। वह जमीन से ताजे फल उठाता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। जब मोगली भ्रमित होकर खड़ा था तभी अंधेरे में से एक आवाज आती है, मैं बंदरों का राजा हूँ, मुझे लुई कहते हैं। यह एक विशाल और राजसी नर वानर है। वह न केवल इस भव्य महल का स्वामी है बल्कि बंदरों के पूरे कबीले का सर्वोच्च शासक भी है। राजा लुई मोगली को यहाँ एक सरल समझौते के इरादे से लाया है। लुई के पास पूरे जंगल की खबरें और जानकारी रहती है। उसे पता है कि शेर खान ने मोगली को मारने का आदेश जारी कर दिया है। राजा लुई उदारता पूर्वक मोगली को सुरक्षा देने की पेशकश करता है, लेकिन यह मुफ्त में नहीं है। बदले में मोगली को उसे आग का उपयोग करना सिखाना होगा। लुई मोगली को बताता है कि वह जंगल में पला बड़ा है और उसका इंसानी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं रहा, इसलिए वह आग जलाने की कला से बिल्कुल अनजान है। मगर मोगली लुई की मांग पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वह आग जलाना नहीं जानता था। पर लुई अड़ा हुआ था कि मोगली उसे आग का रहस्य बताए। उनकी बातचीत के दौरान लुई के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। ठीक उसी समय बल्लू वहां प्रकट होता है और सभी बंदरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही बल्लू उनके इलाके में कदम रखता है वह राजा लुई की प्रशंसा करना शुरू कर देता है और अपनी बातों से सभी को मंत्रमुग्ध करने की कला का प्रदर्शन करता है। बल्लू की लंबी चौड़ी बातों को सुनकर वहां मौजूद बंदरों का झुंड हैरान रह गया था। जब सब बल्लू की बातों में खोए होते हैं तभी बघीरा चुपके से एक तरफ से आया और मोगली को इशारा किया। मोगली तुरंत समझ जाता है। दोनों बंदरों की नजर बचाकर चुपचाप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय एक बंदर ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया। योजना विफल होते देख वे तेजी से भागने लगते हैं। राजा लुई अपना धैर्य खो देता है और अपने बंदरों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। अचानक बंदरों की सेना हमला कर देती है। बल्लू और बघीरा मोगली को पहले बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और खुद समय बिताने के लिए लड़ने लगते हैं। हजारों बंदर चारों दिशाओं से उन पर टूट पुड़ी दिला आते हैं। बल्लू और बघीरा बंदरों के साथ युद्ध में उलझ गए थे।
हालांकि बल्लू का शरीर बहुत भारी है, जिससे उसे उस तंग जगह में लड़ने में मुश्किल हो रही थी। तभी उसने जोर से दहाड़ निकली, जिससे सारे बंदर एक पल के लिए डरकर पीछे हट गए थे। लेकिन बंदर फिर भी बल्लू पर कूद पड़ते हैं। अगले ही पल महल के अंदर से राजा लुई अब और शांत नहीं रह पाता। वह अपने आलस को छोड़कर बाहर निकलता है और मोगली का पीछा करने के लिए महल की संरचना को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और बाहर निकलकर एक भयानक दहाड़ निकालता है, जिससे वहां मौजूद डर से सन्न रह गए। हालांकि किंग लुई शरीर से काफी भारी भरकम है, लेकिन इसकी फुर्ती हैरान कर देने वाली है। इससे पहले कि मोगली महल से बाहर निकल पाता, वानर राज महल के द्वार पर उसकी राह रोककर खड़ा हो गया और उसने बताया कि शेर खान ने तुम्हारी वजह से भेड़िया झुंड के राजा अकीला को मार डाला है। भेड़िया राजा की मृत्यु की खबर सुनकर मोगली खुद को संभाल नहीं पाया। वह तुरंत महल की दूसरी मंजिल की ओर भागा। किस्मत से सीढ़ियां काफी संकरीत थीं, जिन्हें विशालकाय वानर राज के लिए पार करना मुश्किल था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरी मंजिल की छत को तोड़ दिया। वानर राज के वहां पहुंचने से पहले ही मोगली एक मोटे खंभे के पीछे छिप गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। कुछ देर तलाश करने के बाद जब वानर राज को मोगली नहीं दिखा तो वह वहां से चला गया। तब जाकर मोगली ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल किंग लुई ने उसे एकदम से सरप्राइज कर दिया था। इस संकरे महल के अंदर वानर राज अपनी ताकत के दम पर एक के बाद एक खंभों को धराशायी करने लगा। मोगली अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बाहर की ओर भागता है। जैसे ही वानर राज का विशाल हाथ उसे पकड़ने ही वाला था, मोगली ने पूरी हिम्मत जुटाई और छलांग लगाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वानर राज इंसानी आग के रहस्य को जानने के लिए बेताब था, इसलिए उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। वह लगातार महल के खंभों से टकराता रहा, जिससे महल की नींव कमजोर हो गई। खंभों का सहारा छिन जाने के कारण महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। अंततः वानर राज अपनी ही हठ और लापरवाही की वजह से मलबे के नीचे दबकर मारा जा चुका था। महल को गिरता देख बाकी बंदरों ने लड़ाई रोक दी और घबराकर अपने राजा की ओर दौड़े और पत्थर हटाने लगे थे। मोगली फिलहाल खतरे से बाहर तो था, लेकिन अकीला की मौत के गम ने उसे तोड़ दिया था। अकीला, जिसने बचपन से उसे प्यार से पाला था, शेर खान के हाथों मारा गया था। मोगली ने ठान लिया कि वह अकीला की मौत का न्याय जरूर करेगा। वानर राज की बातों से उसे समझ आ गया था कि जंगल पर राज करने की असली शक्ति इंसानी आग में ही है। इसी संकल्प के साथ वह दिन रात भागते हुए आखिरकार इंसानों की बस्ती तक पहुंच गया। वहां उसने आग की लपटें देखी। उस शेर खान की आंखों के निशान भी इसी आग की वजह से थे। अपने घर की रक्षा के लिए मोगली ने चुपके से गांव से एक जलती हुई मशाल चुरा ली। उस दुष्ट शेर खान से लड़ने के लिए वह वापस भेड़ियों के इलाके की ओर भागता है, मगर अनजाने में रास्ते में आग की एक चिंगारी गलती से सूखी घास पर गिर गई थी। फिर एक चील ने उसे आग के साथ देख लिया और पूरे जंगल में खतरे की चेतावनी फैला दी। इंसान जंगल में आ गया है। जंगल के निवासी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। जल्द ही सभी जानवर झील के किनारे जमा हो गए। उसी समय मोगली हाथ में मशाल लिए वहां पहुंचा। वह जोर से चिल्लाया, शेर खान, मैं तुझसे नहीं डरता, अब कोई तुझसे नहीं डरेगा। अब उसके हाथ में आग थी, इसलिए वह निडर था, लेकिन शेर खान ने शांति से उसकी ओर देखा। शेर खान ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि वे अब किसी और चीज से डर रहे हैं। मोगली ने पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गया। उसकी अनजाने में की गई गलती से जंगल में आग लग गई थी। जानवर अब उससे और उसकी आग से डरकर दूर भाग रहे थे। शेर खान ने उसकी इस गलती का फायदा उठाना चाहा। वह जानता था कि मोगली इस समय गिल्ट में है। उसने अन्य जानवरों को भड़काना शुरू किया कि इंसान केवल विनाश लाता है। आओ, इस आग का इस्तेमाल मुझ पर करो, जैसे तुम्हारे पिता ने किया था। सबको दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। गिल्ट से भरे मोगली ने मशाल को दूर फेंक दिया। आग का खतरा खत्म होते ही शेर खान उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय अन्य जानवरों बघीरा, बल्लू और भेड़ियों ने उसका साथ देने का फैसला किया। वे मोगली की रक्षा के लिए उसके सामने खड़े हो गए। तब शेर खान ने कहा, क्या तुम इस इंसान के बच्चे को बचाना चाहते हो? मैं तुम सबको अपने दांतों से चीर डालूंगा। शेर खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे किसी की चुनौती बर्दाश्त नहीं थी। उसने तुरंत रक्षकों की इस टोली पर हमला कर दिया। बल्लू ने सबसे पहले वीरता से उसका सामना किया, मगर जंगल के राजा शेर खान की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। बल्लू उसकी फुर्ती और हमलों के आगे टिक नहीं पाया। शेर खान ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। तभी भेड़ियों का झुंड किसी तूफान की तरह आगे बढ़ा। मोगली भी भेड़ियों की तरह जोश में आकर शेर खान का मुकाबला करने दौड़ा, लेकिन तभी बघीरा ने उसे दबोच लिया था। उसने कहा कि तुम भेड़ियों की तरह नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम भेड़िए नहीं हो, एक इंसान की तरह लड़ो। बघीरा की बात सुनकर मोगली को अपनी ताकत का एहसास हुआ। वह तुरंत जलते हुए जंगल की ओर भागा। हालांकि भेड़ियों ने शेर खान को घेर रखा था, लेकिन वे उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। शेर खान ने जैसे ही मोगली को जंगल की ओर भागते देखा, उसने लड़ाई छोड़ दी और मोगली का पीछा करने लगा। जैसे ही शेर खान मोगली के करीब पहुंचा, बघीरा अचानक हमला करके उसे गिरा देता है, जिससे मोगली को बचने का थोड़ा और समय मिल जाता है। लेकिन अफसोस, शेर खान के पंजों की मार ने बघीरा को भी पस्त कर दिया था। गुस्से से भरा शेर खान बघीरा पर जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी भेड़ियों का झुंड सही समय पर वहां पहुंच जाता है और शेर खान पर टूट पड़ता है। लेकिन पलक झपकते ही शेर खान भेड़ियों के चंगुल से निकलकर फिर से मोगली के पीछे जंगल में दौड़ पड़ता है। इस समय
जंगल की आग और भी भीषण हो चुकी थी। मोगली एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक नुकीले पत्थर से पेड़ पर लिपटी बेलों को काट दिया। मोगली ने अपनी तैयारी पूरी की और ऊपर की ओर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि शेर खान ठीक उसके नीचे है, लेकिन वास्तव में शेर खान मोगली के बिछाए जाल में फंस चुका था। शेर खान की पेड़ पर चढ़ने की क्षमता अद्भुत थी। देखते ही देखते वह पेड़ की उस पतली शाखा पर पहुंच गया जहां मोगली खड़ा था। मोगली अपने छोटे और हल्के शरीर के कारण शाखा के बिल्कुल अंत तक चला जाता है। शेर खान ने सोचा कि मोगली अब कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने पैरों के नीचे लकड़ी के टूटने की चिलचिलाती आवाज सुनाई दी और वह ठिठक गया। उसने नीचे धधकती आग के समंदर की ओर देखा। दुष्ट शेर खान अपने सामने छोटे मोगली को देखता है जो अब फंस चुका है और उसका बचना नामुमकिन है। अपनी जीत को मुट्ठी में देख शेर खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। इस समय मोगली को पता है कि शेर खान अभी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसे चुनौती देता है। मैं तुमसे नहीं डरता। शेर खान इन उकसाने वाले शब्दों को सुनकर अपना आपा खो बैठता है। पल भर में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अंततः वह अपने भीतर के पागलपन को और नहीं रोक पाता। अपने दांत दिखाते हुए वह पूरी ताकत से मोगली पर झपटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खाली हाथ रह जाएगा। मोगली फुर्ती से छलांग लगाता है और पहले से तैयार की गई बेल को पकड़ लेता है। अब शेर खान को एहसास हो गया था कि वह इंसानी जाल में फंस चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने अहंकार और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल के कारण शेर खान अपनी मौत से नहीं बच पाता। अंततः वह धधकती आग में गिर जाता है। इंसानी बुद्धि ने अंततः जंगली जानवर की प्रवृत्ति पर जीत हासिल कर ली थी। मोगली ने भेड़ियों के राजा अकीला और अपने पिता का बदला तो ले लिया, लेकिन वह अब भी खुश नहीं था। इस भीषण आग की शुरुआत उसी की वजह से हुई थी। वह असमंजस में है कि भेड़िया झुंड और बाकी जानवरों का सामना कैसे करेगा। तभी उसकी नजर जंगल के रक्षक हाथियों के झुंड पर पड़ती है। मोगली सम्मान में उनके सामने झुक जाता है। हाथियों ने न केवल जंगल को बचाने के लिए बल्कि मोगली द्वारा एक हाथी के बच्चे की जान बचाने के बदले में मदद करने का फैसला किया। ये विशालकाय हाथी अपनी ताकत से पेड़ों को गिरा देते हैं। वे अपनी लंबी सूंड से भारी लकड़ियों को इकट्ठा कर नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिए एक बांध जैसा अवरोध बनाते हैं। फिर अपने नुकीले दांतों की मदद से पानी के लिए रास्ता बनाते हैं। झरने के पानी के बहाव से जंगल की पूरी आग बुझ जाती है और सभी जानवरों के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बच जाता है। इस बहादुरी भरी जंग के बाद मोगली ने जंगल के सभी प्राणियों का सम्मान जीत लिया। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उसने जंगल के सभी जीवों को एकजुट किया और एक अटूट सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। और यहीं पर ही मोगली की कहानी खत्म हुई।